वेलकम बैक टू वीजे एकेडमी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th का जो है हमारा इसी चैनल पे इकोनॉमिक्स का सारा वीडियोस में अपलोड करने वाला हूं सीरीज वाइज। और यहाँ पे आपको जो है हर एक कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मैं सारे वीडियोस अपलोड करूंगा, आपको इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितने भी स्टूडेंट जो है सेशन 2023 to 24 में एग्जाम देंगे उनके लिए सारा वीडियोस जो है हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में देखिए आपको जो भी इंडिपेंडेंस यानी कि हमको 1947 को इंडिपेंडेंस मिला है और ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए थे 1747। करीबन उन्होंने 200 साल हमारे ऊपर जो भी एक्सप्लॉयटेशन किए हैं वो सारा चीज जो है इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में क्या होने वाली है। सबसे पहले है आप जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि अगर आप जो है पढ़ाई करते हैं अगर, है ना, यानी कि मैं आपको जो इस सीरीज में वीडियोस देने वाला हूं इसमें अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे वो इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अंडर कॉलोनियल रूल। हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी लेकिन लो लेवल थी जब कॉलोनियल रूल था। कॉलोनियल रूल का मतलब हो जाता है जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में रूल कर रहे थे तो हमारा जो था वो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था। उसके बाद आप पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि हमारा इंडियन इकोनॉमी कितना परसेंट जो है एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट था और हमारे कंट्री को किस नाम से जाना जाता था, क्या क्रॉप्स जो थे उगाए जा रहे थे, वो सारा चीज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल और लास्ट में जब आप पढ़ेंगे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये सारा चीज जो है हमारा इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट से। The main objective of this book, Indian Economic Development, is to familiarize you with the basic feature of Indian economy। मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है उसके बारे में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे बेसिक फीचर क्या थे, यानी कि जो इंडिया था उसका जो है जो भी चीज़ वो करता था, जो इंडियन 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिली और ब्रिटिशर जब आए थे 1747 में, तो 200 साल तक जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था उसमें हम लोगों का डेवलपमेंट इकोनॉमिक को लेकर के क्या क्या था वो सारा चीज जो है इस चैप्टर में अभी देखेंगे। एंड इट्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब देखिए ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था तो जितना 200 साल में हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उससे कवर हमने कैसे किया है वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बुक्स में हर एक चैप्टर को अलग अलग जो है सारे चीज प्रोसेस में आपको बताया गया है कि पहले चैप्टर में आप डिस्कस करेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस के समय कैसा था और जो ब्रिटिशर्स आए थे कैसा था, फिर प्रायर मतलब जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में नहीं आए थे तब इंडिया कैसा था, वो सारा जो है फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद ब्रिटिशर जाने के बाद प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आप जो है सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऐसे चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड the various phases of development, it is important to look at the state of Indian economy prior the country's independence। मतलब देखिए अब कंट्री को इंडिपेंडेंस तो मिली 1947 को, लेकिन आपको उसे अंडरस्टैंड करने से पहले कि इससे पहले हम लोगों के साथ हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे थी और डेवलपमेंट के लिए हमें देखिए अब जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है 200 सालों में तो उससे हमको ओवरकम करने के लिए टाइम भी तो लगेगा, लेकिन हमने क्या क्या प्रोसेस अपनाए वो सारा चीज़ पहले आपको समझना पड़ेगा। एंड the form and idea of various consideration that shape the Indian post independence development strategy। अब देखिए जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया था उसके बाद हमने अपने आप को जो है डेवलप किया, हमारे कंट्री में जो है बहुत सारे चेंजेस आए और हम अपने आप हमारे कंट्री के जीडीपी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है उसमें हमने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी जो है 5 ईयर प्लान्स, ये सारा चीज़ जो है आप सेकेंड चैप्टर में
पढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस बुक को अगर आप रीड करते हैं तो जितना भी ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में जब नहीं आए थे, हमारा कंट्री जो है एग्रेरियन प्रॉस्पेरस बहुत ही अच्छा था। उसके बाद सोने की चिड़िया के नाम से जो है हमारे कंट्री को बोला जाता था। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया, जो शोषण किया है। उसके बाद हमारे इंडियन इकोनॉमी में स्टैग्नेंट यानी कि लो ग्रोथ हुआ था एकदम से, मतलब हमारा जीडीपी जो है 0.5% से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था। और उसके बाद जो है जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उसके बाद जो है हमने अपने कंट्री को डेवलप किया। तो वो सारा चीज जो है हम डिस्कस करेंगे। In this chapter, we will study a brief introduction of Indian economy prior the independence से पहले के बारे में हम डिस्कस करेंगे, and just after the attainment of independence, यानी कि जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बारे में डिस्कस करेंगे। To appreciate the current economic status of India, अब देखिए करंट इकोनॉमिक स्टेटस जो है इंडिया की वो काफी अच्छी हो चुकी है। तो उसे अप्रिशिएट करने से पहले आपको जो है you should understand the factor that led to the under development, यानी कि हमें किस कारणों से जो है जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे उस समय हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हो गए थे। और स्टैग्नेंट का मतलब क्या हो जाता है, जब कोई भी कंट्री में लो ग्रोथ हो तो लो ग्रोथ को क्या बोला जाता है भाई, स्टैग्नेंट बोला जाता है। जब कभी भी हमारे इकोनॉमिक किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक में लो ग्रोथ होता है तो उसे कहते हैं स्टैग्नेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब हमारे इंडियन इकोनॉमिक में लो ग्रोथ हो रहा था। और वो किस कारण से हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के रूल के कारण हो रहा था। होप आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स कैसे आए। द ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। देखिए इंडिया जो है बहुत अच्छे से प्रॉस्पेरस इकोनॉमी जो है 1747 से पहले ब्रिटिशर्स नहीं थे हमारे कंट्री में। तो इससे पहले हमारे कंट्री में जब ब्रिटिशर्स नहीं थे बहुत अच्छा हमारा इकोनॉमी चल रहा था। हमें जो है हमें हैंडीक्राफ्ट के नाम से हर एक कोने कोने में हमारा जो इंडिया है फेमस था। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो वहाँ से जो है हमारे इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री जो है चेंज हो गई। कैसे, द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया लेड बाय द बैटल ऑफ प्लासी। अब देखिए जो बैटल हुआ था 1757 में, आप ध्यान से याद रखिएगा ये डेट जो है क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब देखिए 1747 के 10 साल बाद, अब 1747 में उन लोग आए हैं तो 10 साल उन्होंने समझा और उसके बाद जो है हमारे साथ बैटल ऑफ प्लासी में उन्होंने बैटल जीता। तो 1757 में उन्हें जो है बैटल ऑफ प्लासी विन किया और उन्हें ये लगने लगा कि उनका जो एक फाउंडेशन हमारे कंट्री में, यानी कि उन्होंने एक स्टेप, एक कदम रख चुका है जिससे कि वो हमारे कंट्री में रूल कर सके। तो ये बैटल का डेट आप याद रखेंगे, बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कब लड़ा गया था भाई, 1757। यानी कि ब्रिटिशर्स आए थे 1747 में, उन्होंने 10 साल समझा हमारे कंट्री के बारे में और उसके बाद 10 साल बाद उन्होंने हमारे साथ फाइट किया बैटल ऑफ प्लासी में। उसके बाद जो है उन्हें ये लगने लगा कि उनका एक फाउंडेशन जो है हमारा इंडिया में बन चुका है। तो उसके बाद उन्होंने अपना रूलिंग स्टार्ट किया और रूलिंग में ये नहीं किया कि उन्होंने हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लड़ाई किया, उन्होंने हमें सिस्टमैटिकली जो है एक्सप्लॉइट किया। अब देखिए उसे जो है मैं आपको फर्दर आगे पढ़ाता हूं। अब देखिए बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, अब वो हमारे कंट्री में आए तो थे 17, मैं जैसे आपको बार बार ये डेट्स इसलिए लिखता हूं क्योंकि आपको याद रहेगा। अब 1747 में हमारे कंट्री में आए होंगे, उनका कुछ तो पर्पस रहा होगा ना। तो उनका पर्पस क्या था चलिए समझते हैं। द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। अब देखिए ब्रिटिशर जब हमारे कंट्री में आए तो वो हमारे कंट्री को क्या बनाना चाहते थे भाई, उनका बेसिक पर्पस था फीडर इकोनॉमी। आप इसको ध्यान से याद रखिएगा ना, ये फीडर इकोनॉमी है। अब फीडर इकोनॉमी आपको मैं समझाता हूं। अब फीडर इकोनॉमी का मतलब होता है, देखिए जब कभी भी कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री को, सपोज मान लेते हैं हमारा केस में जो है ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्या यूज किया है, कैसे यूज किया है। इंडिया जो है पहले फूड क्रॉप्स उगाता था। इंडिया क्या उगाता था, पहले फूड क्रॉप्स उगाता था। फूड क्रॉप्स में जैसे कि वीट, राइस, ये सारे प्रोडक्शन करता था, फार्मिंग करता था एग्रीकल्चर में।
अब वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फूड क्रॉप्स की जगह उन्होंने कहा कैश क्रॉप्स उगाओ। क्या उगाने बोल रहे हैं, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स में क्या क्या हो जाएगा भाई, जैसे कि वो बोल रहे थे हमको कॉटन उगा के दो, कॉटन चाहिए, जूट चाहिए। तो ये सब इन लोग क्यों ले रहे थे भाई, कॉटन जूट ये सारा चीज इन लोग इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमारे कंट्री को सिर्फ और सिर्फ फीडर इकोनॉमी बनाने थे। वो चाहते थे कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करे। अब इंडिया जब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगा तो वो जो है उससे फिनिश गुड्स बनाएंगे। फिनिश गुड्स की तरफ जैसे हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो उससे कपड़े बनाएंगे, ठीक है। सिल्क प्रोड्यूस कर रहे तो उनसे वो क्या बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे। तो ऐसे करके हमारे ही रॉ मटेरियल को हमसे चीपर रेट में यानी कि कम रेट में खरीद करके वो हमें ही हायर प्राइसेस में बेच रहे थे। हमारे रॉ मटेरियल को उन लोगों ने सस्ते में खरीदा और हमारे रॉ मटेरियल का यूज करके उन्हें जो है उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट बनाया, जैसे कपड़े बनाए, और हमें ही उन्होंने जो है महंगे दामों में बेचा। तो ये फीडर इकोनॉमी का मेन मोटिव उनका यही था कि हमसे सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल वो लेते रहें और हमें जो है फिनिश प्रोडक्ट बेचते रहें। और वो ऐसा क्यों कर रहे थे, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। और हमारी इंडियन इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी बनाने का सिर्फ और सिर्फ उनका मेन मोटिव ये था, अपने ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करना। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टेम्पर्ड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। और जैसे ही ब्रिटिश कॉलोनियल रूल मतलब हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स आए तो उनके आने से जो है हमारे जो है इंडिया पे बहुत गंदा प्रभाव पड़ा। उससे क्या हो गया देखिए, हमारे यहाँ के लोग जो है फेमाइंस हो गए थे, बहुत ही मतलब भूखमरी हमारे यहाँ पे छा गई थी, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पा रहा था, तो बहुत सारी कारणों से जो है हमारा कंट्री जूझ रहा था वहाँ पे। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दे एक्सप्लॉइटेड इंडिया नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स। मतलब इंडिया को उन्होंने नेचुरली, हमारे कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज तो किया ही किया, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो फार्मर्स थे उनका भी बहुत गंदे तरीके से यूज किया, यहाँ के लोगों का उन्होंने यूज किया। और ऐसा क्यों किया, फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री, सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री के ग्लोरी के लिए किया, अपने कंट्री के विक्ट्री के लिए किया। फाइनली after 200 years of British rule, India gained independence from them on the 15 अगस्त 1947। और 200 साल के बाद देखिए, कभी भी ना किसी भी सत्ता का जो है पासा पलट ही जाता है। अब 200 साल तक उन्होंने हमारे कंट्री पे रूल किया है, जहाँ पे हमारे लोगों के साथ बहुत अत्याचार और एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो उसके बाद हुआ क्या, अब हमें आज़ादी मिली। और हमें आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब 1747 को वो आए थे और हमें आज़ादी मिली 1947, तो इसका आप अगर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो 200 ईयर्स का था। तो ये सब डेट्स मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी हैं। अब देखिए आगे, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, जब हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स थे तो उनके रहते जो है हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट बहुत ही लो हो चुकी थी। अब इसमें सबसे पहला फीचर आप देखिए कि जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में नहीं आए थे उससे पहले हमारा कंट्री कैसा था। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिशर जब हमारे कंट्री में नहीं आए थे, इंडियन इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज्ड विद द फॉलोइंग फीचर्स। सबसे पहला है प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। अब देखिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रॉस्पेरस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, इंडिया इंडिपेंडेंट था, इसे किसी भी कंट्री से कुछ भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो सेल्फ रिलायंट था। यानी कि ये इतना फूड क्रॉप्स उगाता था कि इसे कोई दूसरे कंट्री से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट जब कोई कंट्री नहीं होती है तो उसे ही हम कहते हैं प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एग्रेरियन इकोनॉमी। अब देखिए आपको 85% जो है याद रखना पड़ेगा, 85% जो इंडियन पीपल थे जो कि विलेज में रहते थे वो पूरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड थे भाई, एग्रीकल्चर पे।
एग्रीकल्चर इनकम पे डिपेंड थे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मोस्ट ऑफ एंगेज अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। यानी कि जब जो हमारे इंडियन सिटीजन्स थे और वो पूरा मेन एग्रीकल्चर को ही अपना क्या मानते थे, सोर्स ऑफ इनकम मानते थे, और वो 85% लोग थे। अब देखिए लास्ट जो है वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। India was also known for its handicraft industry in the field of cotton, silk and textile, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स। अब देखिए यहाँ के लोग जो थे ना, इतने कलाकार थे, इतना अच्छा वो जो है हैंडीक्राफ्ट में फेमस थे, कॉटन को लेकर के, सिल्क टेक्सटाइल को लेकर के, मेटल के चीज़ों को लेकर के, और प्रीशियस स्टोन में उनका कला जो है इतना अच्छा था कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस थे। इसीलिए बोला गया वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एंजॉय वर्ल्ड वाइड मार्केट ड्यू टू इट्स रेपुटेशन। और इंडिया की इतनी अच्छी रेपुटेशन हो गई थी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को लेकर के कि पूरा वर्ल्ड वाइड में इंडिया का नाम चल रहा था, और वो भी हाई क्वालिटी को लेकर के, और फाइन मटेरियल यूज्ड एंड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। देखिए यहाँ पे लोगों का, किसी भी चीज को आप कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर करते हैं तो आपके पास जो है परफेक्शन आ जाता है। वैसे यहाँ के इंडियन सिटीजन्स थे जो अपना हर काम जो है बहुत अच्छे से करते थे, इसीलिए उनका जो है क्राफ्टमैनशिप में उनका स्टैंडर्ड आ गया था, हाई स्टैंडर्ड। इसीलिए बोला जाता है कि आप जो है किसी भी काम को अगर पर्टिकुलरली रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका उसमें परफेक्शन आ जाता है। वैसे ही हमारे इंडिया के क्राफ्टमैनशिप थे। अब देखिए आगे जो है हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आपने अभी क्या समझा है। देखिए लो लेवल, ये तो मैंने आपको प्रॉस्पेरस इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर ही लिया है। अब हमारे आज का जो टॉपिक है वो है लास्ट है, लेकिन चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। आगे जो है आपको सीरीज कंटिन्यू करना है, तभी आप ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब देखिए मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म इकोनॉमी। अब ये कॉलोनियलिज्म इकोनॉमी क्या होता है, मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखिए दो कंट्री होती है भाई कॉलोनियलिज्म में, एक जो है रूलिंग कंट्री होती है और एक जो है आपका कॉलोनी रहता है। तो एक रूलिंग कंट्री है, और रूलिंग कंट्री इसके हमारे केस में क्या था, ब्रिटिशर्स जो थे रूलिंग कंट्री थी, और इंडिया जो था वो कॉलोनी था। तो इंडिया कॉलोनी क्यों था भाई, क्योंकि उसे जो है रूल किया जा रहा था, और रूल कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स कर रहे थे। जहां पे ब्रिटिशर्स के पास पॉलिटिकल पावर था, हमारे कंट्री का पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर और सोशल, उन तीनों जो है वो तीनों ही तरीके से हमारे कंट्री को डोमिनेट कर रहे थे। अब देखिए colonialism refers to the system of political and social relationship between two countries of which one country is ruler and other is colony। यानी कि जब कभी भी पॉलिटिकल और साथ ही साथ सोशल रिलेशनशिप दो कंट्रीज के बीच में होता है, जिसमें से एक कंट्री जो है रूल करती है और दूसरे कंट्री जो दूसरा कंट्री होता है वो कॉलोनी होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉलोनियलिज्म कहते हैं। The ruling country not only political control but it also determines the economic policy of the dominated country। मतलब जिस भी कंट्री को रूल किया जा रहा है उस कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी भी कौन बनाएगा भाई, उस कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी भी एक रूलिंग कंट्री बनाएगी। जैसे हमारे केस में ब्रिटिशर्स हमें जो है हमारे कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन करते थे। In case of India, unequal relationship between the colony India and the ruling country Britain। देखिए रूलिंग कंट्री हमारे केस में कौन था, ब्रिटेन था, और कॉलोनी कौन था, इंडिया। और इनके बीच में अनइक्वल रिलेशन था। अनइक्वल रिलेशन क्यों था, क्योंकि रूलिंग कंट्री भाई रूल कर रही है तो पूरा अपना जो है हर एक चीज चलाएगा। वो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी डिटरमाइन कर रहा है, पॉलिटिकल भी। ऐसा नहीं है कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया जा रहा है। एक कंट्री रूल कर रही है मतलब वो दूसरे कंट्री का कुछ नहीं सुनेगा, उन्हें जो भी बनाए हैं, जो भी पॉलिसीज जैसा भी वो चाहते हैं वो वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे अनइक्वल रिलेशन था, और इसी के कारण हमारी कंट्री जो है अंडर डेवलप्ड रह गई।
यही था आपका कॉलोनियलिज्म। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। मैं नोट्स के थ्रू आपको ईच एंड एवरी टॉपिक जो है बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहा हूं। तो हमारे चैनल के साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपका ईच एंड एवरी डाउट क्लियर होते जाएगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो आपको होप पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।